So now, when we know about structure of ATP and we know about the need of energy, now in this video we are going to talk about two more very important questions. Number one, structure of mitochondria. I will include each and every detail you need to know and write in your exam for full marks, and then we will talk about glycolysis यानी ग्लूकोज टूटता कैसे. तो आइए देखते हैं. Mitochondrial structure and function. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये क्या फंक्शन हमारे लिए परफॉर्म करता है. हमें पता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यूकैरियोट्स में हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली साइट है फॉर क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अभी हम पढ़ेंगे कि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है. फॉर क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको हम ईटीसी भी बोलते हैं. ईटीसी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि ये दोनों चीजें इसके अंदर हो रही है. फिर हम दूसरे नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हुए हम माइटोकॉन्ड्रिया के साइज के बारे में जरूर बात करें. कि माइटोकॉन्ड्रिया का साइज वेरी करता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज रेंज होती है. ठीक है. और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अपनी शेप को चेंज भी कर सकते हैं. Their shape can be changed. यानी सेल के अंदर अपने आप को अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के लिए ये अपनी शेप में भी कोई चेंजेस लेके आ जाए तो ये कोई हैरत की बात नहीं. फिर माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है ये भी सेल्स में ग्रेटली वेरी कर रहा होता है. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो मच सो कि इसके जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल तक आ सकते हैं. 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल तक आ सकते हैं. अब जरा हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें. माइटोकॉन्ड्रिया में बेटे हमें दो मेम्ब्रेन्स मिलती हैं. पहली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन. जो इनर मेम्ब्रेन है बेटे इसके अंदर इनफोल्ड्स होते हैं और इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी. आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई. और ये जो दरमियान की स्पेस है ये कहलाती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के ऊपर भी 7, 8 या 9 नंबर का सवाल आ सकता है. अच्छा. अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्ड्स हैं इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी. क्रिस्टी. और ये जो क्रिस्टी होते हैं ये क्या करते हैं, ये ओवरऑल एरिया ऑफ कांटेक्ट विद सराउंडिंग्स को इंक्रीज करते हैं. एरिया ऑफ कांटेक्ट विद सराउंडिंग्स इसको ये इंक्रीज कर रहे हो. क्यों इंक्रीज कर रहे होते हैं,
बिकॉज इनके ऊपर हमारे पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगते हैं, हमारे पास छोटे छोटे एंजाइम्स लगते हैं, और उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं एटीपी सिंथेज। ये जो मैं रेड कलर से डॉट डॉट बना रहा हूं, आप इमेजिन करिए ये एटीपी सिंथेज एंजाइम्स हैं। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सिंथेज, ये वो एंजाइम है जो एटीपी की प्रोडक्शन करवा रहा हो। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्पी है ना बेटे, ये क्रिस्पी का ज्यादा या कम होना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन क्रिस्पी का ज्यादा या कम होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रिस्पी जितने ज्यादा होंगे उतना इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इसका क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और जितना इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा उतना ही इस पे ज्यादा एनर्जी बनाने की एबिलिटी होगी। और ये जो एटीपी सिंथेज है, इसका मैं आपको साइज बताता चलूं, ऑलमोस्ट 9 नैनोमीटर। ऑलमोस्ट 9 नैनोमीटर का होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो एटीपी सिंथेज और ये जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी यहीं पे ऑपरेट कर रही होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ही ईटीसी हो रही होती है, ईटीसी। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, हम इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जो ये वाली सारी की सारी जगह ना, दिस प्लेस, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या हो रहा होता है, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चल रहा होता है लिंक रिएक्शन। इसमें चल रहा होता है लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स साइकिल। ये दो चीजें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रही है। अब यहां पर एक और बात हमें पता होनी चाहिए, और वो ये है कि हमारे इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका अपना लूप डीएनए मौजूद होता है। इसके पास इसका अपना लूप डीएनए मौजूद होता है। लूप कह लें या सर्कुलर कह लें, लूप डीएनए या सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। और उसके बाद इसके पास छोटे छोटे राइबोसोम्स भी होते हैं। आपने अपने एएस में इस बात को काफी डिटेल में पढ़ा था। इसके पास कौन से राइबोसोम्स होते हैं? इसके पास होते हैं प्यारे बच्चों 70S राइबोसोम्स। इसके पास होते हैं 70S राइबोसोम्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर और अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना, इनकी परमिएबिलिटी का फर्क होता है। यानी हमारी जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, हमारी जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, इट इज कंसिडर्ड टू बी मोर परमिएबल। और जो अंदर वाली है, इट इज कंसिडर्ड टू बी लेस परमिएबल। ये लेस परमिएबल होती है और बाहर वाली मोर परमिएबल होती है। और ये जो हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, इसकी पीएच भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कम होती है। यदि आपको पता चलेगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की, वाई इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हैज अ लोअर पीएच देन माइटोकॉन्ड्रियल।
Why intermembrane space has a lower pH than mitochondrial matrix? सो प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने हमने इंफॉर्मेशन रखी है, ये 7 या 8 मार्क्स के लिए आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की इंफॉर्मेशन। अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के सवाल आ जाए तो आपने ये सारी की सारी बातें लिखी हैं। आप बताओगे इसका साइज क्या है, इसके बाद डबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्डेड है, ये स्टॉप पार्टिकल्स होते हैं इसके ऊपर 80%, ये जगह है जहां पे पीटीसी होती है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पीएच कम होती है, ये एटीपी प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और मैट्रिक्स ऐसी जगह है जहां पर क्रेब्स साइकिल होता है, इसके मैट्रिक्स में एंजाइम्स होते हैं, इसके पास 70 एस राइबोसोम्स होते हैं, और इसके पास इसका अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है। ये सारी बातें लिखोगे बेटे, ये 12 पॉइंट्स हैं तकरीबन, तो आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में मिलेंगे। अब हमने ये सारी की सारी बातें कर ली, सो अब हमें मूव करना होगा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करें कि हम जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में आता है और हमारा सेल जब ग्लूकोज को अपटेक करता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, और ग्लूकोज का फेट क्या बनता है, और ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है ये क्या है। तो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, हम रेस्पिरेशन की बात अब शुरू करें। पहले नंबर पे तो ये जाने कि रेस्पिरेशन है क्या। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो रहा होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है, इसका ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन है, ये कैसे हो रहा होता है, ये हो रहा होता है सीरीज ऑफ रिएक्शंस में, सीरीज ऑफ रिएक्शंस में, ताकि उनके अंदर जो स्टोर्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है ना बेटे, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, उसको रिलीज कर दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म। आमतौर पर जो हमारे पास इन सारे कामों के लिए जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज होता है बेटे, उसका नाम है हमारा प्यारा ग्लूकोज। बाज बच्चे इसको ग्लूकोज भी कहते हैं, वो पागल बच्चे होते हैं, आप वो बच्चे ना बनिएगा। मुझे आवाज शवाज आ रही है कि नहीं, ये जरा बैटरी लो होगी इसकी दिखाई। मोइज, हेलो मोइज बेटा, कैन यू हियर मी और नॉट, कि मैं अकेला ही बोलता जा रहा हूं। जी, तो हमारे पास मोस्टली जो ये मटेरियल है ये क्या होता है, ग्लूकोज। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पूरे का पूरा गोरख धंधा है क्या, इस ग्लूकोज के साथ होगा क्या। देखो बेटे, हमारे पास अगर ये एक सेल है, हमारे पास अगर ये एक सेल है, तो ग्लूकोज डिफ्यूज करेगा इस सेल के अंदर। कैसे डिफ्यूज करेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से।
उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया बना, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, हम कहेंगे ग्लूकोज टूटा, ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस होगी, लिंक रिएक्शन से ये कहाँ चले जाएगा, लिंक रिएक्शन होगा और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चले जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें होंगी। नंबर वन, लिंक रिएक्शन, प्लस दूसरा काम क्या हो रहा होगा, क्रेब्स साइकिल चल रहा होगा। क्रेब्स साइकिल। और उसके बाद तीसरा काम यहां माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर हो रहा होगा, जिसको मैं यहां पर यूं लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये वाला काम हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये है सारे का सारा जनरल नक्शा। और इसके नतीजे में एटीपी बनेगा, और एटीपी को सेल जो है वो यूज करेगा। तो चलो आओ बेटा, अब हम चलते हैं ग्लूकोज के की तरफ। हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या क्या होगा। मैं पहले हेडिंग दे दूं, क्योंकि प्यारा लगता है इस तरह हेडिंग देना। ग्लाइकोलिसिस। प्यारे बच्चों, लाइसिस का मतलब तो आप अच्छी तरह समझते हैं। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन, यानी किसी चीज का टूटना, किसी चीज का टूटना। तो ये ग्लाइकोलाइसिस है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें किस चीज का ब्रेक डाउन हो रहा होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा होगा। अब इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे होगा, ये हम देखते हैं। बड़े तसल्ली से पढ़ेंगे, बड़े सुकून से पढ़ेंगे। ये ग्लूकोज बेटे एक रिलेटिवली स्टेबल चीज होती है, स्टेबल होता है। इसको तरछल्ली डालने के लिए, इसको डालने के लिए हमें कुछ एनर्जी की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लिहाजा हम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, हम यहाँ इसको एटीपी देते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। और इस ग्लूकोज के साथ, ये जो आपका ग्लूकोज है, इसके साथ एक फॉस्फेट मिल जाता है। अब ये ग्लूकोज से बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। वो जो मैंने वहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाया है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो मैं यहां पर लगाऊंगा। ये लो भाई, इसके साथ एक फॉस्फेट लग गया। अब इसमें थोड़ी सी एनर्जी आएगी, अब इसमें थोड़ी सी ताकत आएगी, शक्ति आएगी। लेकिन अभी इसमें इतनी ताकत नहीं आई, अभी इसमें इतनी शक्ति नहीं आई कि ये टूटे। आपकी बुक में ना डायरेक्ट इसने ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट लिखा हुआ है। हमारे पास यहाँ पर कुछ एंजाइम्स आते हैं, आइसोमरेज आता है, एक और एंजाइम आता है। अभी हम उसका नाम नहीं लिखते क्योंकि सिलेबस में रिक्वायरमेंट नहीं। बस ये जेन में रखो कि कुछ एंजाइम्स इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट।
और वो देखो फॉस्फेट एक ही अभी इसके ऊपर लगा हुआ। अभी ये भी काफी नहीं है, लिहाजा हमें इसके अंदर और फॉस्फेट की या और एटीपी की एडिशन करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, यहां और एटीपी देते हैं। एटीपी इसके साथ आया, कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था ना, ये अब इसको कन्वर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में एक फॉस्फेट पहले यहां लगा हुआ था, अभी एक फॉस्फेट यहां पर भी लग गया। इनको फॉस्फेट दे रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट हुई एटीपी की यहां, और एक इन्वेस्टमेंट हुई एटीपी की यहां। ये दो एटीपी हमने बनाने क्या है, हमने एटीपी इनसे लेने हैं। दो एटीपी हमने अपने पल्ले से डाल दिए, इनको दे दी। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे इनके पास ये दो फॉस्फेट्स आएंगे ना, ये अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल होकर ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रायोस फॉस्फेट्स के अंदर। मैं यहां लिख रहा हूं ट्रायोस, और ये दो ट्रायोस फॉस्फेट बनेंगे। यहां पर दो ट्रायोस फॉस्फेट्स बने, बिकॉज ऊपर ग्लूकोज था 6 कार्बन, और ट्रायोस फॉस्फेट बने 3 कार्बन। यहां पर क्या था, ग्लूकोज वॉज 6 कार्बन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वॉज 6 कार्बन, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वॉज 6 कार्बन, 1,6 वॉज 6 कार्बन। और यहां पर अब ये क्या बने, 3 कार्बन। ट्रायोस फॉस्फेट, ये 3 कार्बन और एक ये 3 कार्बन। ये ट्रायोस फॉस्फेट जो है, मैं आगे इनको 3C ही लिखूंगा, इनके पास एक एक फॉस्फेट है। इनको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है अपने सराउंडिंग से। इनको जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अपने सराउंडिंग से मिलता है, पहले इनके पास एक एक फॉस्फेट था, अब इनके पास दो दो फॉस्फेट हो जाएंगे। यहां पर मैं लिख रहा हूँ 3C यानी ट्रायोस, इसके बाद भी दो फॉस्फेट अब। ट्रायोस और इसके पास भी अब दो फॉस्फेट। अब आगे देखना जरा, इस दौरान क्या होगा, इस दौरान डिहाइड्रोजनेशन होगा। हमारे पास कैरियर्स आएंगे। कौन से कैरियर्स आएंगे, हाइड्रोजन के कैरियर्स आएंगे। हाइड्रोजन के कैरियर्स क्या करेंगे, वो NAD होगा, और वो रिड्यूस्ड NADs बन जाएंगे, NADH। वो यहां से एक हाइड्रोजन लेके जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम यहां पे बोलेंगे डिहाइड्रोजनेशन। इसी तरह यहां पर भी एक NAD आया, और क्या बन गया, NADH। अभी तक आप देखिए, ये जो हमारे पास 3 कार्बन है, इनके पास क्या है, दो दो फॉस्फेट्स अटैच हैं। इधर भी फॉस्फेट, इधर भी फॉस्फेट। बस अब इनकी फॉस्फेट यील्ड करने की बारी आ गई। पहले एक ADP आएगा, इनसे फॉस्फेट लेके ATP बन जाएगा। इधर भी एक ADP आएगा, इनसे फॉस्फेट लेके ATP बन जाएगा।
अब ये क्या रह गया, दोबारा वही 3 कार्बन और एक फॉस्फेट अटैच्ड है। 3 कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, एक फॉस्फेट। दोबारा इनके साथ ऐसा ही होगा। इधर और एक एडीपी आया, कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इधर एक और कहां से ले रहा है, यहां से ले रहा है, ये 3 कार्बन। अब ये 3 कार्बन ऐसे का ऐसे ही हो गया, यहां पर भी 3 कार्बन। इधर भी वही काम होगा जो दूसरी तरफ हो रहा था। एक और एडीपी आया और इसको, इससे फॉस्फेट लेके एक और एटीपी बना दिया। अब नोट करो बेटे, यहां पर आपको एटीपीज बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको एटीपीज बनते हुए नजर आ रहे हैं। कितने एटीपी बने, 4 एटीपी बने। और पीछे हमारे पास ये अब जो 3 कार्बन वाली चीज रह गई है ना, हम इसको बोलते हैं पायरुवेट। पायरुवेट, ये भी क्या बना, पायरुवेट। अब जरा ये एक बात देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएगी। ये ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर कंप्लीट हुई है। ग्लाइकोलिसिस में हमें मिला क्या है, हमें मिले हैं 2 एटीपी। क्यों कि 2 एटीपी हम पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं। 2 NADH और 2 पायरुवेट। ये ग्लूकोज को तोड़ के हमने 3 चीजें हासिल की। और अभी आगे जाके आपको पता चलेगा देवर वर्थ इट, इनकी बड़ी वर्थ है, इनका बड़ा फायदा होने वाला है। सो प्यारे बच्चों, अभी आज के लिए इसको इतना रखें इस वीडियो में। मैंने इस वीडियो में आपको माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल बताई है, और डिटेल बताने के बाद मैंने रेस्पिरेशन शुरू करवाया आपको, और उसमें आपको ग्लाइकोलिसिस का के बेसिक स्टेप्स बताए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल की डिटेल देंगे।